हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शो विद डॉक्टर इम्तियाज रिशी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर इम्तियाज रिशी। आज के इस शुमारे में, आज के इस शो में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। जनाब, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी सारे लोग सामने आते हैं। जब बात करें हम यूथ की, जब यूथ में से कुछ लोग सामने आते हैं तो वो मिसाल बनकर रह जाते हैं। यूथ जब सोचता है तो अच्छा सोचता है और कोशिश करते हैं तो किसी भी मंजिल को हासिल कर लेते हैं और कर भी सकते हैं। आज हमारे इस शो में दो ऐसे यूथ से जुड़े हुए या यूथ हैं या जो नौजवान दोस्त हैं वो इस शो में तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसे काफ़ी सराहना भी मिल रही है। कौन होंगे हमारे आज के मेहमान, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द लॉस्ट लीफ जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हमारे आज के मेहमान, एक है राफिया जिनका ताल्लुक पटन से है, ये पटन में रहती हैं, और एक और जो हमारे साथी हैं जो टंगमर्ग से ताल्लुक रखते हैं, इनका नाम है इशफाक ऋषि। जनाब, ये दोनों यूथ हैं। इससे पहले इस एटमॉस्फेयर को हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लें, एनजीओ की तरफ लें, इनका कंट्रीब्यूशन लें। पहले तो इनको इंट्रोड्यूस तो मैंने कर दिया, लेकिन हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हो गया। राफिया, पटन ना वो पांडव लहर के बारे में ना काफ़ी मशहूर है, और पटन एक खूबसूरत इलाका भी है। देखा जाए डिस्ट्रिक्ट बारामूला का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेंटर भी है। तो पटन के बारे में थोड़ा सा बता दें। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इस शो में बुलाया। दिस इज़ रियली अ थिंग ऑफ वेरी हैप्पीनेस। पट्टन के बारे में बोले, एक ज़माने में कहा जाता था दिस वाज द कैपिटल ऑफ J&K। इतना ही नहीं है, बारामूला में काफ़ी फेमस है हमारा पट्टन। और पांडु के बारे में कहा जाता है कि पुराने ज़माने में वहाँ पे पांडु रहते थे और उन्होंने अपना कुछ छोड़ दिया है, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, जिसको आज हम लोग जानते हैं पांडव पार्क के नाम से। वहाँ पे पांडव, हाँ, वो अभी पार्क अभी सड़क पे है, आने वाले जाने वाले लोग देख लेते हैं हाईवे से ही। तो ये है पटन के बारे में, काफ़ी अच्छी जगह है अकॉर्डिंग टू मी। रहा मेरे बारे में, मैं हूँ राफिया मजीद। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लॉस्ट लीफ है, इसके साथ जुड़ी हूँ 2019 में। इनफैक्ट इसका जो ओरिजिन है उससे पहले ही हुआ था। और मैं पहले खुद राइटिंग करती हूँ। जब मैं इस लॉस्ट लीफ में आ गई तो पहले इवेंट में मैं एज अ पार्टिसिपेंट आ गई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि देयर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो हो रहा है आजकल हमारे कश्मीर में। जो भी इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो प्लेटफॉर्म दे रही है आज हमारे यूथ को, राइटर्स को। तो लेकिन मुझे लगा कि इस लॉस्ट लीफ में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, बिकॉज वो इवेंट काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का मुझे लगा था। क्योंकि बाकी जितने भी शोज़ में मैं इवेंट्स में गई थी उतना फील एट होम मुझे नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर इशफाक साहब के साथ मुलाकात हो गई। तो फिर हमने एक दूसरे के साथ बात कर ली, तो मैं जुड़ गई इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके बाद हमने कंटिन्यू करी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। आप तो इससे पहले ही इसके साथ जुड़े हैं, मतलब आप इनके सीनियर हैं इसमें? जी। अच्छा, आप इसके फाउंडर भी हैं। तो कहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ और किस तरीके से आपने इसको जो है आगे लाया और आगे काम करना शुरू कर दिया? बहुत सारे शो में मैं मतलब एक्चुअली इससे पहले गया हूँ, मतलब जो भी राइटिंग के बेसिस पे था, मतलब पोइट्स को बुलाते थे, या बहुत सारे शोज होते थे, लाइव शोज होते थे, बाहर भी होते थे शोज, कैफेज वगैरह, कैफेरियाज में। तो इस वजह से फिर मैं, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसे अच्छा प्लेटफॉर्म पेश कर सकता हूँ लोगों के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ अलग अलग करना चाहिए। जी, तो राइटर्स के लिए ही क्यों सिर्फ राइटर्स ही हैं आप? जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि राइटर्स के लिए काम किया जाए? बेसिक पे था कि हम राइटर्स पे काम करें, लेकिन इसमें म्यूजिक का भी हमने ये किया था, एलिमेंट रखा हुआ है। एलिमेंट इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने रखी है। जब आपको पता है कोविड की वजह से हम इवेंट्स नहीं कर पाए, लगभग 8 महीने से जी, मतलब 8-9 महीने हो गए हमने कोई भी इवेंट नहीं किया। तो हमने इसको स्विच किया था एनजीओ की तरफ, ताकि हम लोगों को हेल्प कर सके जो कि लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए, कुछ मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस लॉस्ट लीव की वजह से हमने चाहा कि हम कोई उनकी हेल्प भी करें और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइव भी रह सके। तो क्योंकि कोविड की वजह से हम कोई इवेंट कर नहीं पाए, अभी कोई इवेंट नहीं कर पाए। आपसे जो वैसे फाउंडर से ही पूछेंगे, दी लॉस्ट लीफ ये कंफ्यूज भी करता है
और एक मतलब भी देता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस मान के चले। वो पता ही है जी, तो ये क्या है? जब आपको पता है कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे जी, मतलब जो लिख तो पाते हैं वो, लेकिन वो अपनी जो राइटिंग है वो लोगों तक नहीं मतलब दे पाते वो राइटिंग, या अपनी बुक जो वो पब्लिश नहीं कर पाते। तो इसलिए जो खोया हुआ राइटर होगा वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी राइटिंग्स दिखाए, हम उनको प्रमोट करेंगे। आप तो एज अ पार्टिसिपेंट आए इनके शो में पहले, या इनका जो भी प्रेजेंटेशन जहाँ भी था, तो आपको लगता है कि इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है एज फार एज बडिंग आर्टिस्ट या बडिंग राइटर्स की का सवाल है, या उनकी ज़रूरत है? जी इंडीड बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं एज एन राइटर कहूँगी, एज एन आर्टिस्ट में कहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिंगर होता है, कोई लिरिसिस्ट होता है, वो क्या करते हैं अपना एक कंपोजिशन बना लेंगे, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो उनके गाने वाने सब लोग सुन लेते हैं। ये सिंगर्स को प्लेटफॉर्म मिल जाता है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे। लेकिन ये जो राइटर्स हैं इनको बहुत कम मिलता है प्लेटफॉर्म, क्योंकि घर के कोने में बैठा बंदा लिख रहा होता है, उसको कोई सुनता नहीं है, उसको कोई देखता नहीं है। इस वजह से जब मैं लॉस लीफ में आ गई और इनकी जो पहला जो इवेंट इनका हुआ था जिसमें मैं एज अ पार्टिसिपेंट आ गई थी, वो वहाँ पे उनकी जो चीफ गेस्ट थी वो शहला रशीद मैम थी, और मुझे लगा कि इवेंट काफ़ी ठीक ठाक लेवल पे हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इनफैक्ट इतने अच्छे राइटर्स थे कि मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। तो जब मुझे लगा कि ये राइटर्स इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो सारे लोकल ये जो राइटर्स हैं वो तो ऑब्वियसली ढूंढ लेंगे, और उनको मिल भी जाता है। इनफैक्ट उसके बाद हमने एक और इवेंट कर लिया, आउट ऑफ स्टेट कर लिए हमने, 1-2 इवेंट्स हमने कर लिए, 2 से 3 इवेंट्स आउट ऑफ स्टेट कैफ़े में कर लिए हमने, 1-2 इवेंट्स। उसके बाद मुझे लगता है कि जो हमारा जो ये हिडन टैलेंट है जो इतना आउट ऑफ स्टेट है, उससे बेहतर हमारे कश्मीर में मिलता है, जिसकी वजह से लेकिन हमें ये दिमाग में आया कि कश्मीर का जो हिडन टैलेंट है बिल्कुल हिडन रहे। हाँ, आपको पता भी है कि इसके रिलेटेड शोज होते ही नहीं जी, ऑलमोस्ट 0 लेवल पे। मैंने पिछले साल यहाँ पे शो किया, तब से लेके आज तक में कोई पोएट्री का शो हुआ ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे हर रोज अगर आप देखोगे, हर वीकेंड पे किसी ना किसी कैफे में या तो स्टोरी चल रही होंगी या कोई शो है इसके रिलेटेड, म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह, यहाँ पे होता ही नहीं ऐसा। तो अगर होता है तो वो छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन बड़े पैमाने पे जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं और ज्यादा करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये एक और चीज इसमें आपके जो पांचल लाइन है आपके या थीम है, दैट इज थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यार ये बॉक्स क्या है और कैसे सोचना है बॉक्स से बाहर? मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मतलब जो लोग जो है उनकी जो सोच है वो बहुत कन्फाइंड है, वो उनको लगता है अगर हम कि मैं बस खाली ये कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री सोचे ना कुछ करने के लिए। तो जी, और आपके हिसाब से थिंक आउटसाइड हाँ जी, ये है कि लोग अगर सोच रहे हैं हम लिख सकते हैं, एटलीस्ट उनको ये भी सोचना है कि लोग हमें सुन सकते हैं, लोग हमें पढ़ सकते हैं, तो उनको अपनी जो थिंकिंग है इसको कन्फाइन नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है उनको ऑब्वियसली हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, और उस काबिलियत के बारे में सोचना ये एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर वो सोच सकता है। फिर इस काबिलियत को वो आगे कैसे लाए, लोगों को कैसे दिखाए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जिससे वो बाहर आ सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि उनके अंदर क्या कला है और किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करना। अच्छा, स्टोरीज अगर हम बात करें, बहुत सारे, जैसे मैं रेडियो पे काफ़ी स्टोरीज़ कर चुका हूँ, ख़ासतौर पर नासिर ज़मीर साहब की स्टोरीज़ जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम पढ़ा भी करते हैं, अभी रिकॉर्डेड भी हैं, अवेलेबल है ऑनलाइन। लेकिन देखा जाए, हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि स्टोरीज़ का ज़माना जो था, हमारे दादा परदादा या नाना नानी वगैरह जो सुनाया करते थे, तो उसके बाद ये किस्सा किसी हद तक ख़त्म हो गया, वो एरा ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने रेडियो के ज़रिए इसे रिवाइव करने की कोशिश की। आपके इसमें भी एक एलिमेंट है स्टोरीज़ का, आपको नहीं मतलब कहीं मैं सोच रहा हूँ पोइट्री, कहीं सोच रहा हूँ स्टोरीज़, हालांकि सिंगिंग भी आपने रखा है, वो लेट रखा है। आपको नहीं लग रहा कि ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है? क्योंकि जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही, मैं ख़त्म नहीं बोल रहा हूँ, कम हो रही है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना और उस पे ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना, उस पे इवेंट्स करना और उस पे लोगों को वापस बुलाना, यार छोड़ो मत ये चीज़, आ जाओ वापस, फिर से यही चीज़ अच्छी है, ये ऐसा नहीं है। इशफाक से पहले पूछेंगे, आपको पता है इंडिया में हम रहते हैं जी, कंट्री इंडिया, तो स्टोरी टेलिंग का जो मतलब मसला है जी, तो इसको लोगों ने रिशेप कर दिया जी। तो आजकल स्टोरी टेलिंग एक बड़े पैमाने पे होती है जी। जाकिर खान भी आजकल स्टोरी टेलिंग में आगे जा रहे हैं जी, आगे जा रहा है, जबकि वो पोइट है और स्टैंड अप कॉमेडियन। लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का मतलब
ताल्लुक है, इसको लोगों ने एक मॉडिफाई किया है जी। ये वो मतलब कन्फाइनेड नहीं रहा कि मतलब जब घर पे हम स्टोरी बोलते थे या कोई दास्तान होती थी, आजकल इसको स्टाइल में बोला जाता है, तो इसको रिशेप दिया है लोगों ने। और राहुल मार्गन की तरह जब सुनाया जाए तो नींद भी अच्छी आ जाती है। आप बताएं क्या है आपका इसके बारे में कहना? आप जैसा कि आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि चीज़- अपने पाँव हाँ। पे कुल्हाड़ी मारनी है, जी, क्योंकि जो चीज खत्म हो गई है उस जब पे आप लोगों को लोग interest भी नहीं है यही तो डिफरेंट है। ये लॉस लीफ है, जो खो गया था उसको वापस उसको लाने वापस की लाना कोशिश है। कर रहे हैं। यही तो चीजें, जो खो गया था उसको खोने नहीं देना है। और अगर इसको नई शेप दे, जैसा कि इशफाक साहब ने कहा, इसको नई शेप देते हैं। जैसे हमारी एक पार्टिसिपेंट आई थी कश्मीर के लास्ट इवेंट में, वो बहुत छोटी सी बच्ची है, लाइक 13 इयर्स की। हाँ, रुबायता उम्मीद, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, जीरो, एक फुटबॉलर पे। वो टंगमक हाँ, की है, टंगमक डॉक्टर हमीदा की बेटी है। एग्जैक्टली, डॉक्टर हमीदा मैम की उन्होंने बेटी नॉवल भी लिखी है। हाँ, तो उनको हमने लाया, जब उनकी नॉवेल्स हमने देखी, उनकी बुक हमने पढ़ी, जीरो, जो फुटबॉलर की एक स्टोरी है, तो वी थॉट कि नहीं, इस स्टोरी टेलिंग को ख़त्म नहीं करना है, इसको आगे लाना है। जो भी स्टोरी टेलर्स है, इनको हमें प्लेटफॉर्म देना है, ये इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना है। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे तो लगता है ये एक उभार है हमारे लिए कि हम इसमें आगे जा सकते हैं। जो चीज़ खो गई है उसको नहीं खोने दें। जी। अच्छा, आपकी एज वैसे मुझे नहीं लगता 23-24 साल से ज़्यादा होगी, और इस तरीके से सोचना, कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होगा आपका कि यार वो काम कर रहा है इस तरीके से। टंगमक इलाके की बात करें, हालांकि बहुत सारे पोइट्स यहाँ से हैं, और हमारे इलाके से एक वाहिद शायर ऐसे हैं, शायर हैं जिन पर इंडियन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और लाखों और करोड़ों लोगों ने उसे देखा, और वो हमारे शेड्स ऑफ कश्मीर चैनल के साथ जुड़े हैं, मसरूर मुजफ्फर साहब, और हमारी अभी कैमरा पैनल में भी हैं। तो इसी तरीके से राइटर्स की कमी तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जिसको देख के आपको, मतलब इसको प्रॉपर शेप नहीं, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये ऑर्गेनाइजेशन चलानी? लोग तो यार क्रिकेट में, फुटबॉल में, अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में, अपनी मस्ती में, या अपना कारोबार बढ़ाने में, बिजनेस करने में। पता है, बीटेक स्टूडेंट मैं हूँ जी, मैं परसीव कर रहा हूँ बीटेक, तो जी, बीटेक स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो तभी मुझे लगा कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे खोलनी चाहिए जी, जिसमें राइटर्स, चाहे कोई भी काम ऐसा हो जी, जो लोगों ने छोड़ा है, जी, उसको हम रिजॉइन करें। जी। तो टंगमक इलाके से आपको सपोर्ट मिल रहा है कि? बहुत मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप भी हो, आपसे भी मैंने शेयर किया है, शेयर किया हुआ है, या इवेंट भी यहीं पे किया था जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो आप, कमेंट्स भी है, हाँ, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है हर जगह में, तो लेकिन मतलब बहुत सपोर्टिव है लोग। तो आप? मैं तो कहूँगी कि मेरी तो दुनिया ही यही थी, तो सम एक्सटेंट मैं लिखती थी और मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। मैं तो इनफैक्ट सोचती थी, क्योंकि मैं खुद लिखती हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तो सोच रही थी, ऑब्वियस सी बात है। फिर जब मुझे इशफाक साहब मिले तो मैंने देखा बनी बनाई ऑर्गेनाइजेशन है, और अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हाँ हाँ लिटरली, और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारे साथ थे, मतलब जिनका मैं जिक्र तो नहीं करूंगा, हाँ, काफी। फिर 2-3 लोग ऐसे थे मेरे साथ जिन्होंने इनिशियल में इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ किया, मतलब फिजिकली उन्होंने वर्क किया इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन कुछ काम की वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छूट गए। हाँ, वो छूट गया। तो ये बहुत टाइम तक मैं ऑर्गेनाइजेशन में अकेला था। कौन सा ऐसा मौका है, इवेंट है, जहां आपको लगा कि हाँ आज मैंने अच्छा काम किया? लोग जो मुझे परेशान कर रहे थे, नहीं कर रहा है इशफाक यार, कुछ नहीं होगा तेरे से। वो कुंजर में ही वो इवेंट हुआ था। अच्छा। पिछले साल तो कुंजर टंगमक में? हाँ, कुंजर में टाउन हॉल में हुआ था वो इवेंट, तो जिसमें शैला भी आई थी, शैला रशीद। हाँ, जी, जी। जो वाइस प्रेसिडेंट थी, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जेएनयू की। जी जी जी। तो एक्चुअली यूथ, मतलब जो यूथ में कोई काम करता है ना ऐसा, जो आउट ऑफ बाउंड्री हो, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब जैसे शैला रशीद है, एक लड़की हो के उसने मतलब दिल्ली में आके, ये लड़की हो के मतलब क्या है, इन्हें समझा दीजिए। आप बहुत गलत है काम करना जी, मतलब वो वाले काम, उसमें काम है जी, जिसमें ज्यादा एक्सर्शन हो। हाँ, उसमें क्योंकि एनर्जी का मसला भी रहता है इसमें। जी जी। तो हमने वहाँ पे काम किया, तो बिग एफएम के जो एमडी थे कदीर खान उस जी। टाइम, तो अभी नहीं मुझे पता कि वो थे, एमडी है या नहीं है वो अभी नहीं मुझे पता जी। तो उन्होंने काफी तारीफें की थी हमारे, तब मुझे लगा था नहीं अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कैसे इन्होंने इम्प्रेस कर दिया लॉस लीफ ने कि चलिए पार्टिसिपेंट नहीं तो मैं एज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स या वन ऑफ द ऑफिशियल्स इसके? हाँ जी, जब मैंने पार्टिसिपेट किया था उस वक्त मुझे ये लगा था कि मुझे एज अ पार्टिसिपेंट हमेशा इधर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा था, मुझे लग रहा था। उसके बाद इशफाक साहब के साथ मुलाकात हो गई, बात
बातें हो गई, क्योंकि मैंने उनको कहा एज ऑलवेज इवेंट्स में फ़ोटोग्राफ्स लेते, मैंने कहा मेरे फ़ोटोग्राफ सेंड कर दो, मेरी वीडियो क्लिप मुझे दिखा दो मैंने क्या किया। तो उसके बाद थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया, जिसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि इनकी जो टीम है वो ब्रेक हो गई, क्योंकि उनके स्टडीज़ का मसला था जो इनके टीम मेंबर्स थे। तो उस वक्त मैं काम कर रही थी एक एनजीओ के साथ, वो इंटरनेशनल लेवल पे मैं एज ए ट्यूटर काम रही थी, ऑर्फन्स इन नीड में, वहाँ पे मैं एज ए ट्यूटर काम कर रही थी। तो मैंने इनको बता दिया कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो इन्होंने कहा हाँ जी, ये जो अभी मैं आउट ऑफ स्टेट ही रहता है, बीटेक स्टूडेंट है वहाँ के। उन्होंने कहा कि अभी मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, मैं यहाँ पे शोज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इवेंट्स कर रहा हूँ, जब हम कश्मीर आएंगे मुझे लगता है यू शुड जॉइन अस। मैंने कहा हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद मेरी स्टडीज़ भी थी, तो मैंने ऑर्फन्स इन नीड छोड़ दिया, जिसके बाद मैं इस लॉ स्लीप में आ गई, और हम माशाल्लाह से आज काफ़ी अच्छे लेवल, बिल्कुल बहुत सारे। अच्छा, चलिए टंगमग एरिया या पूरा कश्मीर की बात करें, पूरे वर्ल्ड, क्योंकि राइटर्स के लिए कोई हद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा वो आपसे जुड़ सकता है। ये बताएं कि किस तरीके से हमारे राइटर्स आपके लॉ स्लीव से फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और किस तरीके से आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, चाहे फाइनेंशियली बात करें या किसी और अंदाज से बात करें। मैं बताऊं आपको, लास्ट टाइम एक पार्टिसिपेंट, एक लड़की थी हमारे इवेंट में, पार्टिसिपेंट थी वो तो जी। तो जो तब गेस्ट थे हमारे, तो जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उसको एक कंपनी की तरफ एक ऑफर भी मिला था एज ए आरजे। मतलब ये लाइव मेरे आंखों के सामने हुआ था, और मेरे ही शो पे मैं पार्टिसिपेंट थी, तो मैं खुद देख रही थी, बहुत इंस्पायर हो रही थी मैं। मतलब ऐसे आज एक मतलब बात नहीं है, उन्होंने उनको रेडियो चैनल पे आप काम करो, तो इस तरह अगर हम शोज करेंगे तो कोई अच्छा टैलेंट होगा तो उभरेगा ही जी। और आप क्या कैसे देखते हैं लड़के लड़कियां जो नए लिखारी हैं, राइटर्स हैं, कहाँ देखते हैं लॉ स्लीव कहाँ तक उनकी मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियली, इन प्रेजेंटेशंस या बाकी और किसी तरीके से? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इवेंट्स करते हैं तो इवेंट्स में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हम अभी प्लान कर रहे थे, एक नया इवेंट हम प्लान कर रहे थे, हम जीएमसी श्रीनगर की प्रिंसिपल को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोविड के लिए पॉजिटिव। कल मैंने उनको कॉल किया तो कल वो बोल रही है बेटा मैं ठीक नहीं हूँ। तो उस टाइम मुझे पता नहीं थी मसला क्या है, मैंने इतना तो नहीं पूछ लिया, मैंने कहा चले मैम गेट वेल सून। तो अब फिर उसके बाद ही न्यूज़ आ गई कि पॉजिटिव है। ऐसे जब बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हमारे इवेंट्स में आते हैं तो बहुत सारे लोग भी आते हैं। जब बहुत सारे लोग आते हैं, पार्टिसिपेंट्स को ऑडियंस मिल जाते हैं जो उनको देखते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। प्लस हम सोशल मीडिया पे शो करते हैं, उनको सुनने के लिए जी, कान मिलता है, कान मिलता है उनको, कंधा मिलता है रोने के लिए। सही बात है जी। और हम सोशल मीडिया पे उनकी राइटिंग्स को अपलोड कर देते हैं। लोग हाँ, उनका जो पर्सनल अकाउंट होता है उस पर काफ़ी कम लोग देखते हैं। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पेज होता है उस पर बहुत सारे लोग देखते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से उनकी राइटिंग्स को बहुत एनकरेजमेंट मिल जाता है और उनको प्लेटफॉर्म आराम से मिल जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एक नया जो इवेंट करने वाले हैं तो उसमें किस तरीके की प्रिपरेशंस आप करेंगे और किस तरीके से आप लोगों को या किन को बुलाना चाहते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड जो आपका एरिया है, फोकस्ड एरिया? कोई फोकस नहीं उस पर। जब लास्ट इवेंट भी हमने किया था उस पर भी हमने कोई बाउंड्री नहीं रखी थी, जबकि इस्लामाबाद से भी आए थे पार्टिसिपेंट्स, बारामूला से भी, अनंतनाग से, तो श्रीनगर से भी थे कुछ पार्टिसिपेंट्स। तो इस बार भी जो हमें कम से कम 30 पार्टिसिपेंट्स चाहिए एटलीस्ट, 30 वो तो इजीली मिल जाएंगे। हाँ, इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम कोई बाउंड्री नहीं है, न टंगमग से, बारामूला से, कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, इवन आउटसाइड कश्मीर से भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली। फोन किया था बहुत बार, मतलब पिछली बार जब हमने इवेंट किया था या बाहर भी, तो फोन आते रहते, लेकिन उनके लिए वो ठीक नहीं रहता। वो बोलते हमें अकोमोडेशन का मसला है, क्या करे हुए, इसलिए हम अलो नहीं करते। तो लोकल्स पे अगर फोकस करें तो ज्यादा। अच्छा, ये बताएं आप, जब वो आएंगे इवेंट में हिस्सा लेंगे, ठीक है, तो ये बताएं कि उनके लिए उन्हें क्या करना है, खुद आप बता दीजिए राफिया जी कि उन्हें क्या करना है और किस तरीके से एज अ पार्टिसिपेंट आना है, क्या प्रिपेयर करना है, कुछ प्रेजेंट करना है, क्या जूरी रहेगी, किस तरीके के अवार्ड्स रहेंगे, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कुछ प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहेंगे, बिकॉज एक आर्टिस्ट के पास पहले ही अपना कंटेंट होता है जिसको वो ढूंढ रहे होते हैं कि ऑडियंस मिले सुनने के लिए, इसलिए उनके पास ऑलरेडी कंटेंट होता है जिसको वो प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं। हम डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन इवेंट किया था तो हमने पोइट्री कंपटीशन किया था। पहले हमने सोचा था 30-50 पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे,
तो मैंने इशफाक को कहा था कि हम डेडलाइन सेट कर देंगे, ये डेट पे हम ये जो रजिस्ट्रेशन है ख़त्म करेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, आने दो लोगों को, जब तक भी आ जाए लोगों को आने दो। तो फिर 200 300 400 पार्टिसिपेंट्स आ गए। मैंने उनको कहा अब ज़्यादा हो रहा है, हम कितना फिर जज करेंगे 400 लोग। इसलिए क्या है कि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बहुत होते हैं। हम रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, पार्टिसिपेंट्स आएंगे, उसके बाद इस चीज़ को, इस इवेंट को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए पार्टिसिपेंट्स को लगना चाहिए कि नहीं मुझे कैसी राइटिंग्स, क्योंकि अगर आपका कंपटीशन दूसरे बंदे के साथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इवेंट्स में कभी कंपटीशन नहीं रखते हैं, बिकॉज हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ना कि कोई एक दूसरे के कंपटीशन में रहो। हाँ जी, लेकिन इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, ताकि उनको लगे कि अगर इस बंदे में कोई अच्छी चीज़ है मैं भी अडॉप्ट कर लूँ। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस बारी हम कर रहे हैं कि हम जूरीज़ का पैनल रखेंगे जो फिर जज करेंगे। हम ये नहीं कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड पोजीशन किसकी है, ऐसा नहीं, क्योंकि कंपटीशन लग जाएगा। वैसे तो हम चाहते हैं कि परफॉर्मर ऑफ द डे हम किसी को। अच्छा, उस दिन जिसने बेस्ट परफॉर्म किया, इट्स नॉट कि वो हमेशा के लिए उस इवेंट में था। जी, ये नहीं कि उसका कंटेंट कैसा है, बल्कि उसका कंटेंट कैसा, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा जी, है, ओवरऑल जज करके आप एक प्राइज दे देते हैं। कितने प्राइजेस रहते हैं उसमें आपके, और क्या जूरी रहती है, जूरी भी बनाते हैं, कितने लोग? उनकी जूरी रहती है वो। तो वो लिटरेरी बैकग्राउंड से ही होने चाहिए, ऐसा है? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद अवार्ड्स भी देते हैं क्या आप उसमें? अवार्ड्स देते हैं हम, मतलब सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स हम देते हैं। हाँ जी, ज्यादातर सर्टिफिकेट ही देते हैं। और इस वक्त पार्टिसिपेंट जो होगा, परफॉर्मर ऑफ द डे जो होगा, उसके लिए कैश प्राइज दे देंगे हम इस बार, वरना हम अवार्ड्स नहीं दे रहे थे, क्योंकि कुछ लोग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो फिर डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं कंपटीशन लग गया इस बंदे की फर्स्ट, और उससे कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, यार मैं तो नहीं करूंगा, मेरा ये हक था, ये 5,000 10,000 रुपए का मसला था, ये मेरा था, उसको मिला। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि फंडिंग की आपने बात की, कैश प्राइज की बात की, फंड कहाँ से आता है? अच्छा सवाल है, ये फंड कहाँ से आता है? स्पॉन्सर्स है हमारे, लोकल स्पॉन्सर्स। ये डिपेंड करता है शो पे, ठीक है। अलग अलग शो पे हमारे अलग अलग स्पॉन्सर रहते हैं। ये कोई चैनल नहीं है जिसपे मतलब कोई परमानेंट स्पॉन्सर है हमें, लेकिन अलग अलग शोज के लिए अलग अलग स्पॉन्सर्स रहते हैं, लोकल स्पॉन्सर्स जो होते हैं ऑलमोस्ट। हाँ जी, एक इवेंट हमने कर लिया तो उसमें जितनी स्पॉन्सरशिप आ गई तो पूरा खर्चा हमारे उस इवेंट पे नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट इवेंट के लिए उसको एज बचा रखते हैं, फिर नए स्पॉन्सर्स ले लेते हैं। तो ये इवेंट स्पॉन्सर्स की वजह ही चलते हैं। काम करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस चीज पे हम वो खर्चा करते हैं। इधर उधर जाना भी पड़ता है, उसका भी आपको खर्चे का ख्याल रखना पड़ता है, या अभी आप जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह या शो कर रहे हैं इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, कहाँ देखती हैं रफ़िया जी आप इसको, द लॉस्ट लीफ को, आने वाले 5 साल में? इंशाल्लाह बहुत आगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत अच्छी राइटिंग्स है मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की, रोज़ शेयर कर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे, और मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी राइटर्स हैं, एटलीस्ट मेरे सामने ऐसे आ जाए कि मैं इनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लूँ। इतने अच्छे राइटर्स बने मेरे पार्टिसिपेंट, बिकॉज आई नो कि उनके पास बहुत कैपेबिलिटी है लिखने की। मेरे पास एक पार्टिसिपेंट है जिसको मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किया था, उनका नाम है फैसल इनकिसार, वो डोडा से है, बहुत ज़बरदस्त राइटर है, मैं पर्सनली उनको बहुत सराहती हूँ, बहुत अच्छे राइटर है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे पार्टिसिपेंट जो है उनकी बुक्स पब्लिश हो जाए और हम इसको एक NGO में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कोविड के जो स्टार्टिंग डेज थे, बहुत पूरा लॉकडाउन था, उस टाइम पे हमने लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर ली थी। ऐसे हम चाहेंगे कि आगे शौक आपका और बढ़ गया, क्या और करना है? हाँ जी, और करना। जी, आपसे इशफाक पूछना चाहेंगे, आप इंजीनियर हैं, तो अभी एमटेक के लिए भी आप गालिबन जाएंगे और उसके बाद अपनी जॉब ढूंढेंगे, कहीं ये सपना ही तो नहीं रहेगा, या आपके पार्टिसिपेंट जो बने उसके बाद ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हो जाएगी लीड करने के लिए? क्योंकि इंजीनियर्स काफ़ी बिजी रहते हैं, आपका जॉब बाहर हो सकता है, या आप फॉरेन चले जाएं अपने जॉब के सिलसिले में। वैसे माशाल्लाह आप स्मार्ट भी हैं, फॉरेनर लगते भी हैं, तो ऐसा कभी हुआ तो लॉस्ट लीफ को ही फॉरेन ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। तो इवेंट्स की जरूरत होगी ना, वहाँ पे करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम के साथ साथ हम इसको भी चला सकते हैं, क्योंकि ये रोज तो काम इस पे करना ही नहीं है, कम से कम मतलब 1 महीने में शो कर लेंगे या देख लेंगे हिसाब से, अभी तो छोड़ने का मन नहीं है। लेकिन इसके बाद टीम भी है हमारे पास, उनके नाम भी ले सकते हैं आप, मतलब जो मेरे साथ है। जी जो इस टीम में जब ऑर्गेनाइजेशन बनी तो मैंने इसको मतलब फाउंडर रहा मैं इसका, और भी 2-3 लोग थे मेरे साथ, तब उनको भी मैं फाउंडर का दर्जा दे रहा हूँ, क्योंकि तब मतलब मेरे दिमाग में आइडिया आया तो हमने इसको एक फ्रेम दिया, एक शेप दी, ठीक है।
तो उन्होंने तब काम किया, पता नहीं मतलब स्टडीज की वजह से या कुछ ऐसा होता है कुछ, तो उनको छोड़ के। अच्छा, अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है तो आप में से किसके साथ कांटेक्ट करे या दोनों के साथ कांटेक्ट करे, और क्या वैकेंसी है कि जिस तरीके से आप जुड़ गए वो भी जुड़ जाए? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है, लेकिन ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। आपने भी कहा कि आप फॉरेन भी जा सकते हो, आप ये कोई मैं क्यों चलाऊं, कोई और चलाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन रहनी चाहिए। जैसे अभी मैं फाउंडर हूँ, इस पे बहुत सारा काम मैं कर रहा हूँ, अभी राफिया मेरे साथ है, तो ये भी बराबर का जो डिसीजन होता है, मैं इनसे पहले कोई भी काम करने से पहले मैं इनसे एक बार पूछ लेता हूँ, या ये आपसे पूछ लेती है, कोई और होगा कल, चाहे हम 5 बंदे भी क्यों ना हो, चाहे मैं उनसे इजाजत ले, कैपेबल है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मुझसे ज्यादा अच्छे से चलाएगा तो मैं इनको अपनी पोजीशन दे सकता हूँ। तो लोगों को तवक्को रहती है ना कि जब आपके साथ जुड़ जाए, वो तवक्को अंदर से रहती है यार, कुछ पैसा भी मिल जाए साथ में तो ही चला जाए, अदरवाइज हम तो यार परेशान हो जाएंगे। कोई ऐसा है कि इसमें थोड़ा बहुत सैलरी का? तो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया नहीं, तो इससे मैं एक पैशन है, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर हम इस पे और काम करें तो पैसे भी कमा सकते हैं इससे जी, वो लोग जिनको जरूरत है। चले माहौल को ना आप थोड़ा सा लाइट बनाते हैं, बहुत लिटरेरी की बातें हो गई। ऐसा भी होता होगा ना यार, कभी इतना बड़ा फंक्शन कर लिया और जो चाय पानी का इंतजाम है इसके सर रख दिया, टाइम पे नहीं मिला, आपकी जीएमसी की प्रिंसिपल साहिबा को नहीं मिला, अरे इशफाक कहाँ गया, इधर है इधर है, और वो टसल हो गया। कभी ऐसा हुआ क्या? बहुत बार क्या हुआ? मतलब अगर किसी बंदे पे हमने कोई रिस्पांसिबिलिटी रखी, लास्ट टाइम मैं बोलूंगा तो एक बंदे पे हमने किसी मतलब खाने का ही बोलेंगे तो रिस्पांसिबिलिटी जो हमारे ये कोशुर शुना आते हैं, मुझे बिल्कुल इमरान चमचे, अच्छा, हम ढूंढ रहे हैं बाहर में, डस्टबिन में ढूंढ रहा हूँ, हमने रखेगा, और वो मतलब एक्सपेंसिव भी थे, वो ऐसा डिस्पोजल तो वो नहीं थे, मतलब फिर मैंने उसको बोला कि अगर ये रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी, तो फिर खाया कैसे फिर लोग? फिर जल्दी में हमने दूसरे अरेंज किए। अच्छा, आपका कोई ऐसा सा मोमेंट जब आपको लगा यार मैंने सिरदर्दी ले ली यार इशफाक के साथ काम करके, कोई ऐसा? नहीं, हाँ जी, इशफाक इनफैक्ट खुद करते हैं ये, जब लेकिन इनका जो पहला जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सारी इनके कंधे पे होती है। सर्टिफिकेशन के टाइम इनको पता नहीं होता है, इनको पता नहीं होता है कि क्या मैं किसको लाऊं आगे, कौन इसको सर्टिफिकेट दे। ये बोलते हैं हाँ जी सर्टिफिकेट इसको लेनी है, लेकिन देगा कौन, वो इसको पता नहीं होती है कौन देगा। चले, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला के 2 ऐसे नौजवान दोस्तों से यही उम्मीद है कि वो आगे इस ऑर्गेनाइजेशन को लें। सिर्फ यही नहीं कि बाकी और भी जहां ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहां ये करें। और ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप में भी हुनर है, आप में भी टैलेंट है, आप में भी जज्बा है, आप में भी जोश है, आप में भी जुनून है, आप में भी पैशन है, लेकिन करने की ज़रूरत है। आप ना जो भी करना चाहते हैं ना, इधर मत रखें, आगे ज़मीन पर अपनी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको सामने लाने की कोशिश करें। और इसी तरीके से ना सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होता है। ये करना चाहते हैं रिवाइव राइटिंग को, बहुत सारा काम हो रहा है लेकिन पर्दे के पीछे हो रहा है। पर्दे के आगे जब आएंगे ना तो ऐसे नौजवान सामने आ जाते हैं। इनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, इन्हें प्यार देने की ज़रूरत है, इन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है और इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आज के शेड्स ऑफ कश्मीर चैनल पर इन 2 नौजवानों को मुस्कुराते हुए भाई कहेंगे। अल्लाह हाफिज, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इशफाक, कभी और किसी और स्टेज पर आपके साथ और मुलाकात होगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राफिया जी आप आए, आपके लिए बहुत बहुत सारी ढेर सारी बेस्ट विशेस, और आपका जो इवेंट आने वाला है उसमें भी आप अच्छा करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।